जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। चलिए आज का जो टॉपिक रखा गया है प्रधानमंत्री, है ना? प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। देखेंगे कि भारत के 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की उनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान हुआ है। तो बात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू पद पर थे तो मरे हुए थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हुआ था उसके पद के दौरान। लेकिन ध्यान रखेंगे राजीव गांधी का भी नाम जो आता है, ये भी इनका भी मृत्यु हुआ था। कैसे? तो ये चुनाव दौरान इनके मृत्यु हुआ था। ये पद पर कार्यरत नहीं थे, ये चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की मृत्यु हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्त। आगे बात करते हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार जो है जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि 2 बार कार्यवाहक, सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा 2 बार ये आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। तो आप तो जान चुके हैं जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ था तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा जी को, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुआ था तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा काम किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 9वीं अनुसूची ये कब? प्रथम संविधान संशोधन के दौरान 1951 में। और यह किस समय, किसके प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 9वीं अनुसूची लाया गया था और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा स्थापित किया गया था। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। अतः कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और ध्यान दीजिएगा कि नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्ताधारी दल यदि अपना नया नेता चुन लेता है तब राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने होते बाध्य नहीं होगा। देखिए दोस्त, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। और राजीव गांधी को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के सत्ता दल जो था, पार्टी जो थी, उसे सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया था। किसको नेता चुन लिया था? राजीव गांधी को नेता चुन लिया था। तो उसके बाद जो है शपथ दिलाए हुए थे राजीव गांधी को, कौन? ज्ञानी जैल सिंह ने शपथ दिलाया हुआ था। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को, लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? ये ताशकंद में हुआ। ताशकंद समझौता जब किया जा रहा था तो वहाँ पर 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को रहस्यमय मृत्यु हो गया था, रहस्यमय मृत्यु हुआ था। लेकिन ये आज तक ले कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाया है कि भाई क्यों इनका मृत्यु हुआ था। तो ये भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था 11 जनवरी 1966 को। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री
थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो है संसद का सामना नहीं किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे प्रधानमंत्री के नाम बताएंगे जो संसद के दहलीज पार नहीं किया है, मतलब कि संसद कभी नहीं गए हैं। तो यही आपको चौधरी चरण सिंह का चरण जो है, पैर जो है, कभी संसद में नहीं गया था। अब आपको दिमाग में बात आता होगा कि भाई ये संसद में क्यों नहीं गए। तो जानते हैं इनका 6 माह का टेन्योर होता है। तो ये टेन्योर में आपको 6 मंथ के बीच में ही ये समय पूरा हो गया था। तो इसलिए समय से पहले ही 6 मई के अंतर्गत में ही ये नहीं जा पाए थे। होता है ना 2 बार सत्र का बुलाया जाता है साल भर में। तो ये आपको 6 मंत्र तक ले थे। तो इसलिए आपको संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री से रिजाइन करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या बताएंगे। मोरारजी देसाई जो थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो थे, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति त्यागपत्र दिए हुए थे, मोरारजी देसाई दिए हुए थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और सबसे उम्रदराज में प्रधानमंत्री कौन से चुना गया था? और मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई अपने पद से जो है त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, राजीव गांधी साहब थे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकसभा में जो है विश्वास प्रस्ताव पर जो है मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिए थे, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में जो है विश्वास मत हासिल नहीं किए हुए थे, है ना। मत हासिल करने से पहले ही अपना रिजाइन दे दिए थे, है ना। इनके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उससे पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिए थे। कौन कौन लोग? तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा जो है, बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में विश्वास मत न पाने के चलते अपना त्यागपत्र दिया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा जो थे लोकसभा में विश्वास मत जो हासिल नहीं किए हुए थे, तो अपने पद से इस्तीफा दिए हुए थे। कौन? बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो या दो से अधिक बार जो है इस पद का ग्रहण किया है। और उसके बाद कौन? प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है, 2 बार। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो ये इंदिरा गांधी देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हुआ था, इंदिरा गांधी। अमृता कौर जो थी किसी एक विभाग का कार्यकाल सबसे लंबा अवधि तक ले देखने वाले ऐसे मंत्री रही हुई है। तो ये मंत्री की बात पूछ रहा है कि एक ही विभाग में है सबसे लंबा तक ले अवधि किसका टेन्योर रहा है? तो अमृता कौर के पास कौन सा? स्वास्थ्य मंत्री थी, है ना। स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था अमृता कौर को, जो सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा है एक ही विभाग में। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम महिला भी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम महिला के नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये अमृता कौर, जो एक ही विभाग का कार्य संभाली हुई थी। अमृता कौर जो था ये स्वास्थ्य विभाग का इसी के पास जिम्मेदारी था, जो एक ही विभाग का संभाली हुई थी। और प्रथम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। अगले को बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम जो है मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पर रिजाइन देने वाले प्रथम मंत्री का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने त्याग पत्र देने वाले प्रथम ये केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल काम किया है। और भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा गठित किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारत में जो है ये प्रधानमंत्री का पद कैसा है? तो संवैधानिक पद है, तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा एडॉप्ट किया, इसको जो है नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है ना।
अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्त, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को अडॉप्ट किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित के कारण सबसे पहले जो है बीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के चलते प्रथम व्यक्ति जो है त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये बीपी सिंह थे, बीपी सिंह जो जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्यों लाया गया था, तो ये बीपी सिंह जो थे ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन जो है 27% आरक्षण बढ़ा दिए थे ना, आरक्षण दे दिए थे, ये 27% ओबीसी को जो है आपको आरक्षण दे दिए थे, जिसके वजह से आपको लोकसभा के जितने भी मेंबर थे बोल रहे थे क्यों ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, जिसके वजह से बीपी सिंह को प्रधानमंत्री से हटा दिया था लोग, है ना, बीपी सिंह को प्रधानमंत्री से हटा दिया था लोग, ध्यान रखिए। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उसे अपने त्यागपत्र से दे दिए थे। तो ये बात थोड़ा सा जानकारी थी, आगे बात करते हैं। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई। सबसे लंबा समय, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का किसका रिकॉर्ड है, तो मोरारजी देसाई जो थे 80 साल के, और सबसे कम राजीव गांधी, प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री बीपी नरसिंहा राव दक्षिण भारत के से प्रथम जो है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं, तो दक्षिण भारत से आपको पीवी नरसिंहा राव जो है साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम ये नेता हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरोध में लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक ले 13 दिनों का प्रधानमंत्री पद पर धारण करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है कितने दिन तक प्रधानमंत्री बने हुए थे पहले में, तो ये आपको 13 दिन का प्रधानमंत्री बने हुए थे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम समय का ये प्रधानमंत्री के। उसके बाद आगे चलकर 5 वर्षों तक अपने कार्यकाल किए हुए थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश में अब तक ले कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। अब तक ले 6 गो ऐसे प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऐसे प्रधानमंत्री 6 हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मुख्यमंत्री थे। कौन कौन से, पहली बात करते हैं मोरारजी देसाई, ये मुंबई से ये मुख्यमंत्री बने हुए थे। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाई। बीपी सिंह जो है बीपी सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिंहा राव तो ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री रहे हैं। एच.डी. देवेगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये पहले आपको मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। तो इस प्रकार जो है 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो वो पहले मुख्यमंत्री सीएम रहे हुए हैं। इस बात को ध्यान रखें। कौन कौन से याद कीजिए, तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंहा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री मोदी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। 6 ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1947 से 1977 तक ले 1947 से लेकर 1977 तक ले प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित कार्यालय 1977 में इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे पीएमओ कहा जाता है। पहले उसको प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में 1947 से 1977 तक ले इसको प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। लेकिन 1977 के बाद जो है इसका नाम अब क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कर दिया। क्या कर दिया, पीएमओ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पीएमओ कर दिया गया है। तो पीएम का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया गया है। वर्तमान में इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा है ना, ये आपको देख लेंगे।
ये हमेशा बदलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। चलिए, ये बात इम्पोर्टेंट, ये जानकारी प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट आपको बताएं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बचा हुआ क्वेश्चन और इसको कंप्लीट करा देते हैं। हाँ दोस्त, देखेंगे पहला यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे कोई भी जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने माह तक ले अपने पद पर रह सकता है? तो अगर कोई भी व्यक्ति को जो संसद का कोई भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे मंत्री बनाए जाने से अपने पद पर कितने मतलब 6 मंथ तक ले रह सकता है, उसके बाद उसको हटना पड़ेगा। बात करते हैं आगे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ आपको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बने ते समय जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंतर में संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंतर्गत में उसे सदस्य बनना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है भाई? 91वां अमेंडमेंट जो है किससे संबंधित है दोस्त? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्त। 1991 संविधान संशोधन जो है ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या से है, मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या से। और ठीक है, अब देखेंगे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो है सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात समझ लीजिएगा, 51वां संविधान संशोधन जो किया गया था ना, 51वां संविधान संशोधन, इसमें बोला गया था प्रधानमंत्री से सहित जो है संसद के जो जितने भी लोकसभा के संसद होंगे सदस्य होंगे तो उसकी जो है मंत्री बनाया जाएगा। क्या बनेगा? मंत्री बनाया जाएगा। तो आपको संसद के सदस्य के 15% से अधिक नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो यही बात किया गया था। और यह उपबंध जो है संविधान संशोधन कब गया था? 1991 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 15% से जो है मंत्री अधिक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको अधिकतम कितनी हो सकती है? 52 को आपको मंत्री बन सकते हैं। कितना में? 545 को सीट है ना जी भाई। 545 में आपको 52 बोल दिया, 82 जो है 82 जो है 82, ठीक है। 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कितने मंत्री बने? 82। तो 582 का कितना परसेंट? 15% निकालिएगा तो 82 हो जाएगा, है ना। 82 हो जाएगा। 545 में से 545 का जो है 15% कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा संख्या। यही आपको 82 होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां भाई। कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया और उप मंत्री हैं। तो ये मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का ये चर्चा किया गया है। कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों के द्वारा गठित किया जाता है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा कैबिनेट मंत्रालय बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो कैबिनेट करती है। सरकार की नीतियों का निर्धारण ये कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत यह उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद, क्या भाई? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है भाई? तो लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद पूछेगा आपको, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, लोकसभा के प्रति होता है। अब यह ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके ऊपर थी? तो प्रधानमंत्री के। व्यक्तिगत पूछ देगा ना, व्यक्तिगत पूछेगा तो पीएम के प्रति हो जाएगा, और सामूहिक पूछेगा तो लोकसभा के प्रति होगा। लोकसभा के प्रति हो जाएगा 75 के 2 आर्टिकल। 75 के 2 आर्टिकल में ये आपको लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद के
सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से, ओ हो सॉरी यहाँ पर जो बात कर दिया व्यक्तिगत मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा, देखो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ। देखो मंत्री परिषद का सदस्य जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपको राष्ट्रपति के प्रति होता है, राष्ट्रपति के। अब देखिएगा लोकसभा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री के, है ना। और जो हो जाएगा मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा व्यक्तिगत रूप से किसका, तो पीएम के प्रति। और देखो मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। मंत्री परिषद का वह कौन कौन इसमें शामिल होते हैं भाई, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो गए, प्रधानमंत्री शामिल हो गए, कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री शामिल होंगे। तो ये मंत्री परिषद में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हुआ करते हैं। मंत्री परिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये आपको मंत्री परिषद जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई, तो ये आपको राष्ट्रपति को देगा। मंत्री परिषद जो अपना त्यागपत्र किसको रिजाइन दे देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको, उपराष्ट्रपति को देगा, है ना, उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसको, राष्ट्रपति को देगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। संसद के किस सदन के द्वारा, संसद के किस सदस्य के द्वारा, सदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा भाई, लोकसभा के द्वारा जो है। संसद के किस सदन के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर जो है मंत्रिपरिषद अपने त्यागपत्र देने, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। ये क्वेश्चन जो बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष पूछेगा, प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, तो लोकसभा का सदस्य, सदन का सदस्य होता है। यदि वो आवश्यकता नहीं, ये मन की ये आवश्यकता नहीं है, वो राज्यसभा से भी जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है भाई, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र आपको राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र रिजाइन लेटर किसको दे देगा, ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। संघीय मंत्रिमंडल का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, संघीय मंत्रिमंडल का जो है देखते हैं कैबिनेट मंत्री का जो अध्यक्षता कौन करता है भाई, तो ये आपको प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ये संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए भाई, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य की भी उम्र सीमा आपको 25 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मंत्रिमंडल के गठन के लिए जो है विभागों का बंटवारा कौन करता है, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कौन करता है भाई, तो ये प्रधानमंत्री की। कौन व्यक्ति कृषि मंत्री बनेगा, रेल मंत्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको मंत्रिमंडल के द्वारा गठित विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किसे परामर्श करता है, तो किसी से भी नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः विवेकपूर्ण है। किसी को भी व्यक्ति को बना सकता है, कोई भी मंत्री बना सकता है, कोई भी विभाग बांट सकता है, प्रधानमंत्री के विवेकाधिकार शक्तियां के अंतर्गत में है। किस आर्टिकल के तहत में, किस अनुच्छेद के तहत में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सूचना देगा कि संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा जो मांगी जाएगी, तो आर्टिकल 78 के तहत में बताया जाएगा। तो आर्टिकल 78 में 17(8) में क्या कहा गया दोस्त, 17(8) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसे सूचना देगा, ऐसे कानून के बारे में सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा राय मांगी जाएगी। तो ये जिम्मेदारी उसकी होगा आपको 17(8) के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो है, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 36 थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहला जो है नेहरू जी के समय में मंत्रिमंडल जो बना हुआ था, कितने मंत्री बने हुए थे भाई, तो 36 गो मंत्री बने हुए थे, 36 गो मंत्री। अब बताइए कितना, अब वर्तमान में कितना बन सकते हैं, तो 15% बन सकते हैं। 91 संविधान संशोधन, तो इस पर कितना, तो 82 गो बन सकते हैं मंत्री। अब पहला जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय कितने मंत्री बने हुए थे कैबिनेट में, तो 36 गो मंत्री बने हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो भारत के प्रथम ये शिक्षा मंत्री। कानून मंत्री पूछेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर। रक्षा मंत्री पूछेगा तो कौन? तो बलदेव सिंह बने थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने हुए थे। और वित्त मंत्री कौन बनाए हुए थे? तो वित्त मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था, जॉन मथाई को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो वही क्वेश्चन ये बताए हुए थे प्रधानमंत्री की प्रमुख बातें, इसको बता दी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखेंगे कौन कौन से व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री बने हुए। प्रधानमंत्री के पद अवधि के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 15/8/47 से लेकर 27/5/1964 तक ले रहे थे। 1947 से लेकर 1964 तक ले 1947 से 64 तक ले आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए थे जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु पद के दौरान इनके मृत्यु हुआ था 64 से लेकर ये 27/5 से लेकर 6 मानी कि 1 मंथ तक ये प्रधानमंत्री बने हुए थे कार्यवाहक। उसके बाद दूसरी का बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 1964 से 66 तक ले इनका मृत्यु ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता ये इनका मृत्यु बाहर हुआ था। उसके बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन का? गुलजारी नंदा काम किए हुए थे। तो ये आपको प्रथम जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री बनने वाले गुलजारी लाल नंदा। पहले जो है नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी तीसरी बनती है तो 1966 से 77 तक ले। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री कब बने हुए थे दोस्त? 1966 से 77। ये तो याद हो जाएगा 1966 से 77 तक में आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हुई थी। मोरारजी देसाई ये चौथे प्रधानमंत्री थे। 77 से 79 में ये मोरारजी देसाई ये सबसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ में देश खड़ा हो गया था, ठीक है ना, तो ये गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री और सबसे लंबा उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड आपको मोरारजी देसाई का था, जो 1977 से 79 में ये प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह पांचवें बनते हैं तो 79 से 80 में आपको चौधरी चरण सिंह बनते हैं। चौधरी चरण सिंह बने हुए थे पांचवें में। उसके बाद बनते हैं पांचवें में बने हुए थे कौन? तो इंदिरा गांधी बनी हुई थी तो 80 से लेकर 84 तक ले, ठीक है ना। पहली बार 66 से 77 में बनी हुई थी। दूसरी बार इंदिरा गांधी आपको 80 से 84 में बनी हुई थी, 80 से 84 में। उसके बाद राजीव गांधी जी अपने पद पर रही हुई थी तो इनको गोली से मार दिया गया था। तो 80 से 84 तक 84 में इनका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 84 का सिख दंगा होता है क्योंकि ये सिख ने इनको गोली से मारा हुआ था, इसलिए देश में आक्रोश की भावना हो चुका था। उसके बाद राजीव गांधी जो है सर्वसम्मति संसदीय जो पार्लियामेंट से जो है सभी लोगों ने इनको मिलकर आपको क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। तो आपको 84 से लेकर 89 तक ले ये प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हुए हैं। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह के नाम से जानते हैं। आपको 79 से लेकर 89 से लेकर 89 से लेकर 90 तक ले आपको प्रधानमंत्री रहते हैं बीपी सिंह। और बीपी सिंह जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है जो ओबीसी को आरक्षण दिए हुए थे 27%। आरक्षण जब देश में ये 27% ये साइन कर देते हैं, आरक्षण दे देते हैं, तो इनको पद से हटा दिया गया। कहा कि बोला गया कि भाई तुम काहे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया हुआ है, तो इसलिए आपको तुमको पद से हटा दिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन इस प्रकार अपने पद से इनके खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विश्वास प्रस्ताव के बाद है अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है 89 से लेकर 90 तक ले ये प्रधानमंत्री रहे हुए थे। चलिए बात करते हैं चंद्रशेखर। उसके बाद प्रधानमंत्री 90 से 91 तक ले ये प्रधानमंत्री बने हुए थे, 90 से 91 तक ले। उसके बाद बीपी नरसिंह राव आपको 91 से लेकर 66 तक ले। बीपी नरसिंह राव जो था ये आपको दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसका है? तो आपको बीपी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश से बने थे, एपी से आंध्र प्रदेश से बने हुए थे दोस्त, ठीक है। चलिए बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये 13 दिन के प्रधानमंत्री बने हुए थे। सबसे कम समय के प्रधानमंत्री के रूप में कौन? तो 13 दिन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी 66 से लेकर आपको 66। तो ये देख रहे हैं ना 13 से लेकर 16 तारीख 5वां महीना से लेकर आपको 1/6/1996 में ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। उसके बाद एच डी देवगौड़ा ये आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
तो ये एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री आपको 66 से लेकर 47 1997 तक 1997 में 1996 से लेकर 1996 से लेकर 97 में ये प्रधानमंत्री तकले बने हुए थे एच डी देवगौड़ा। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल इंद्र कुमार गुजराल जो था इंद्र कुमार गुजराल जो है 97 से लेकर 98 97 से लेकर 1997 से लेकर 98 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने हुए थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ये है आपको 1998 से लेकर 1999 तक ले आपको प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी आपको 1999 से लेकर 2004 तक लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 1999 से लेकर आपको 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं 16वें नंबर के। इस बात को ध्यान रखें 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये व्यक्तिगत क्रम के ये 15वें व्यक्ति है और ये 17वें रूप में। तो ये इनका दो कार्यकाल रहा है, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो 26/5/2014 से ये प्रधानमंत्री रहकर 2024 तक लिए अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये देखते हैं 2024 के चुनाव में फिर से किसे अपना तीसरा जो है टर्म पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, आगे देखने की बात है। ये प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको ये बताएं। चलो आगे बात करते हैं दोस्त। आगे की भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है भाई? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपको भारत का मानवाधिकार आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा किया गया है। मानवाधिकार की चर्चा आर्टिकल 76 में भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार के कानूनी मामले पर परामर्श कौन देता है? तो आपको न्यायवादी देता है। भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी देता है भारत सरकार को कानूनी मामले। और भारत सरकार का केस कौन लड़ता है? तो ये आपको महान्यायवादी ही केस लड़ता है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो अटॉर्नी जनरल इसी को बोलते हैं मानवाधिक अटॉर्नी जनरल। ये भारत सरकार का ये विधि अधिकारी सलाहकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद का सदन न होते हुए भी किसी भी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसको है? तो ये आपको महान्यायवादी को है ना। संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी यह सदन में बोलने का अधिकार जो है और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको है? तो आपको महान्यायवादी को है। भारत में न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत में न्यायवादी की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के कानूनी मामले का सलाहकार को देते हैं, उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको राज्य सरकार के कानूनी मामला का सलाहकार को तो महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है ना। अब भारत सरकार का महाधिवक्ता बोलते हैं, है ना। महान्यायवादी बोलते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी और राज्य सरकार का महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल और इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। इसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। देखेंगे सारा परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अधिकारी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अधिकारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछ रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम किया था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। संविधान के उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहीं से नहीं लिया गया है। उप प्रधानमंत्री का पद जो है ये संविधान से हटकर किया गया है ना। तो इसके संविधान में चर्चा किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में किया गया नहीं किया गया है। ठीक है ना। ये संसद चाहे तो बना भी सकता है या नहीं भी बना सकता है। अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है, सृजित किया गया? अब तक कितने में प्रधानमंत्री बने उप प्रधानमंत्री? तो 7 बार बने हुए हैं। सबसे लास्ट में उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन? तो लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। किस प्रधानमंत्री को दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? किस प्रधानमंत्री को जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं? तो मोरारजी देसाई जो है 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हुए। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको चौधरी देवीलाल को। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकिएंगे, देखिएगा किस प्रधानमंत्री बने हुए थे मोरारजी देसाई। तो उससे पहले 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। और किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया?
किया गया था? तो चौधरी देवीलाल को किया गया था, चौधरी देवीलाल को किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मायानवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं? तो अपने जो है पद का ये पद ग्रहण करते हैं प्रसाद पर्यंत पर। किसके मायानवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये पद को धारण करते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है? तो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो है राष्ट्रपति जो है ऐसे योग्यता रखने वाले महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा? तो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किया जाता है। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के किस अधिकारी को भारत के किसी भी राज्य में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है? तो ये आपको महान्यायवादी को अधिकार दिया गया है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। और इस प्रकार प्रथम महान्यायवादी कौन बने हुए थे? तो MC सीतलवाड़ जो थे, MC सीतलवाड़ ये आपको भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी और प्रथम महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति MC सीतलवाड़ बने हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष आपको MC सीतलवाड़ को बनाया गया था और प्रथम महान्यायवादी के रूप में भी यही आपको महान्यायवादी के रूप में MC सीतलवाड़ ही काम किए थे और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के तो ये MC सीतलवाड़ को ही बनाया गया था। इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री से संबंधित तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ आपको बता दिए जो आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले दोस्त। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें। यही मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। मिलते हैं किस ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ और ध्यान रखेंगे इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के क्लास में। शुक्रिया, अपना ध्यान रखेंगे अपना।